Hello children, this is Poonam Bagga welcoming you once again in your maths class. We are studying chapter 13 direct and inverse proportions from class 8th maths. We have learnt what is meant by direct proportion. Now today we are going to discuss inverse proportion. Let us see that two quantities x and y are said to be in inverse proportion if an increase in x causes a proportional decrease in y and vice versa in such a manner that the product of their corresponding values remains constant. Let us see what it means. It means that if there are two quantities and if there is an increase in one quantity, then there is a decrease in the other quantity. अगर एक quantity बढ़ रही है तो उसके साथ ही साथ दूसरी quantity कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या इसका रिवर्स भी ट्रू है. अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी और ऐसे में वो दो क्वांटिटीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाती हैं अगर उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट हों. द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ रिमेन्स कांस्टेंट. So the main thing is that if one quantity increases, the other quantity decreases, and the other thing is that the product of their corresponding values is constant. This means that the product x y will be equal to k, and then x and y are said to vary inversely where k is a constant. And in this case, if y1 y2 are the values of y corresponding to the values x1 x2 of x respectively, then we have the product x1 y1 equal to the product x2 y2, or from this relation we get x1 upon x2 equal to y2 upon y1. यहाँ से आप x2 को डिनोमिनेटर में ले आइए और y1 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा. To understand this better, we first take one example. We see here that Zahira can go to her school in 4 different ways. She can walk, run, cycle और go by car. यहाँ देखिए, यहाँ टेबल में दो क्वांटिटीज़ दी गई हैं. पहली तो दी गई है स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर. ये स्पीड डिनोट कर रही है वो स्पीड जिससे ज़ाहिदा अपने घर से स्कूल जा रही है. और फिर ये टाइम टेकन है सेकेंड क्वांटिटी जो डिनोट कर रहा है वो टाइम जो ज़ाहिदा को घर से स्कूल पहुंचने में लग रहा है. अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ये स्पीड इंक्रीज़ हो रही है 3 से 6, 6 से 9, 9 से 45 किलोमीटर पर आवर, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ हो रही है टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड. जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो टाइम लगेगा वो कम हो जाएगा. तो यहाँ हो रहा है एक क्वांटिटी में तो इंक्रीज़ और दूसरी क्वांटिटी में डिक्रीज़. देखिए आप, एक क्वांटिटी तो बढ़ रही है, स्पीड जैसे जैसे बढ़ रही है टाइम वैसे वैसे कम हो रहा है. तो यहाँ हो गया केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन. एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी कम होती जा रही है. अब यहाँ फोकस करते हैं फर्स्ट केस ऑफ वॉकिंग. जब ज़हीदा वॉकिंग से स्कूल जा रही है तो उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर्स पर आवर और तब टाइम लग रहा है 30 मिनट्स. नाउ इफ़ शी गोज़ टू स्कूल बाय रनिंग देन हर स्पीड गेट्स इंक्रीज्ड 2 टाइम्स. देखिए 2 गुना बढ़ गई है स्पीड. पहले 3 किलोमीटर पर आवर थी और अब स्पीड हो गई 6 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड कितनी बढ़ गई? इट हैज़ गॉन 2 टाइम्स increased. And so here what is the time now? You will see that the time is getting half of the previous time. पहले 30 मिनट्स लग रहे थे, अब 15 मिनट्स में ही वो स्कूल पहुंच रही है तो टाइम हाफ हो गया. जैसे ही स्पीड डबल हुई टाइम हाफ हो गया. अब अगर वो साइकिलिंग से स्कूल जा रही है तो उसकी स्पीड 3 से बढ़कर कितनी हो गई? 9 किलोमीटर्स पर आवर. तो पहले जब वॉकिंग से स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, अब 9 किलोमीटर पर आवर होने में स्पीड इंक्रीज हो गई 3 टाइम्स. और ऐसे में आप देखेंगे टाइम कितना कम हो गया. इट हैज़ बिकम 1/3 ऑफ द प्रीवियस टाइम. पहले 30 मिनट्स लग रहे थे और अब उसका 1/3 यानी कि 10 मिनट्स लग रहे हैं उसे स्कूल पहुंचने में व्हेन शी इज़ गोन बाय साइकिलिंग. And then when she goes to school by car, then her speed becomes 45 kilometers per hour and it is being increased 15 times. 15 times स्पीड बढ़ गई उस कंडीशन से जब वो पहले वॉकिंग से स्कूल जा रही थी तब तो 3 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड, अब हो गई 45 किलोमीटर पर आवर. तो 15 टाइम्स बढ़ गई स्पीड और ऐसे में टाइम कितना कम हो गया है? इट हैज़ बिकम 1/15 ऑफ द प्रीवियस टाइम.
पहले जहाँ 30 मिनट्स लग रहे थे स्कूल पहुँचने में, अब वहाँ सिर्फ 2 मिनट्स ही लग रहे हैं स्कूल पहुँचने में, और ये टाइम कितना है? It is 1/15 of the original time. And now here let us focus on the main point. What we see, as the speed is increasing, we see there is some ratio of decrease of time also, and what we see, the ratio by which the time is decreasing is inverse of the ratio by which the speed is increasing. जहाँ पर increase हो रही है जो speed, वो ratio देखिए 2 times, 3 times, 15 times, और time जो reduce हो रहा है वो देखिए हाफ, 1/3, 1/15। तो ये रेशोज़ आपस में इन्वर्स हैं, 2 और 1/2। ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं, आप पढ़ चुके हैं, या कह लीजिए रेसिप्रोकल कहलाते हैं। तो ये रेशो और ये रेशो एक दूसरे के रिवर्स हैं, इन्वर्स हैं, रेसिप्रोकल हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब ये 3 टाइम्स स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टाइम हो रहा है 1/3, तो 3 और 1/3 ये इन्वर्स रेशोज़ हैं। इसी तरह से 15 or 1/15, again these are inverse ratios. So we see that as one quantity is increasing by some ratio, the other quantity is decreasing by the inverse of that ratio. Getting it? तो ये तो हो गया एक पॉइंट। और अब एक चीज़ और देखते हैं हम यहाँ पर। Let us suppose that the speed in kilometers per hour, this is the first quantity denoted by x, और ये हो गई सेकेंड क्वांटिटी टाइम टेकन, इसे हम y से डिनोट करते हैं। तब ये इस फर्स्ट क्वांटिटी की अलग अलग वैल्यूज़ हो गई, इनको हम x1, x2, x3 और x4 ऐसा सपोज कर लेते हैं, और ये y क्वांटिटी की अलग अलग वैल्यूज़ हो गई जिन्हें हम y1, y2, y3 और y4 से डिनोट करते हैं। अब अगर हम x1, y1 फाइंड आउट करें, सो इट विल बी 3 × 30, इट विल कम आउट इक्वल टू 90। ऐसे ही x2, y2 निकाले तो आप देखेंगे 6 × 15, अगेन इट इज़ इक्वल टू 90। ऐसे ही x3, y3 आप फाइंड आउट करें, इट विल बी 9 × 10, अगेन इट इज़ इक्वल टू 90। एंड x4, y4, अगेन you will see it will be 45 × 2 equal to 90. So what we see, every time the product of the corresponding values is same, is 90 here in this case. And now let us go back to the discussion here. What we see that x and y are said to vary inversely if xy is equal to k. तो आप देखिए x into y हर केस में equal आ रहा है, constant आ रहा है. Also here we see in case if y1, y2 are the values of y corresponding to the values x1, x2 of x, then we have these two products equal, x1, y1 equal to x2, y2. और जब आप x1, y1 equal to x2, y2 ले रहे हैं तो यहाँ से अगर आप x2 को डिनोमिनेटर में ले आएँ तो x1 upon x2 हो जाएगा, और y1 को अगर आप ले जाएँ डिनोमिनेटर में तो y2 upon y1, we will get this expression. So I hope the concept is clear. Main thing is that one quantity is increasing and with it the second quantity is decreasing, and the ratio of the two changes is inverse of each other. Okay, we take one more example to be much more clear. We take this case, a school wants to spend rupees 6,000 on mathematics textbooks. एक स्कूल मैथ्स टेक्स्ट बुक्स परचेज करना चाह रहा है और उसके लिए 6,000 रुपीज़ स्पेंड करना चाह रहा है। अब ऐसे में डिपेंड करता है ऑन प्राइस ऑफ ईच बुक, कितने रुपए की एक बुक आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बुक्स डिसाइड होगा। अगर एक बुक की कॉस्ट है 40 रुपीज़ तो ऐसे में नंबर ऑफ बुक्स जो परचेज की जा सकेंगी दैट विल बी 150। अगर प्राइस ऑफ ईच बुक इज़ ₹50 देन द नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी परचेज्ड it will be 120 because the total cost is constant. ये constant है 6,000, तो 6,000 के अकॉर्डिंग ही अगर प्राइस ज़्यादा है तो बुक्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी जो परचेज होंगी। जैसे जैसे एक बुक का कॉस्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ बुक्स जो परचेज होंगी वो कम होती जाएंगी। सो दिस इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। एक क्वांटिटी तो बढ़ रही है और उसके साथ दूसरी क्वांटिटी कम होती जा रही है। ये बात समझ में आ रही है। अब आप एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ का रेशो देखिए। जब प्राइस 40 से 50 हो रहा है तो रेशो कितना हो गया, 40:50, या कह लीजिए 0 से 0 कैंसिल करके 4:5। और ऐसे में जो नंबर ऑफ बुक्स हैं उनके नंबर में जो रेशो है वो कितना आ रहा है डिक्रीज़ का, देखिए 150:120, कैंसिल 0/0,
you can divide by 3, 3 5s are 3 4s are 5:4। तो यहाँ जो इंक्रीज का रेशो है 4:5, उसी का इन्वर्स रेशो है डिक्रीज के केस में 5:4। 4:5 का रेसिप्रोकल 5:4, इन्वर्स हो गया उसका, समझ रहे हैं आप। ऐसे ही यू कैन टेक द केस जब प्राइस ऑफ ईच बुक इज ₹80, तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ रही है 75। और ऐसे में जब आपका इंक्रीज हो रहा है डबल, 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में जो डिक्रीज हो रहा है वो हाफ हो रहा है, 150 का हाफ 75। So every time the ratio by which one quantity is increasing and the ratio by which the other quantity is decreasing, both these ratios are inverse of each other। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप इन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लें 40 into 150, it will be equal to 6000। Again this product will be equal to 6000, this product will be equal to 6000, this product will be equal to 6000। Every time the product of the corresponding values will come out to be constant and in this case it will be 6000। तो हम समझ रहे हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है। दो क्वांटिटीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएंगी अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो और उसी के साथ दूसरी क्वांटिटी में डिक्रीज हो, या फिर एक क्वांटिटी में डिक्रीज हो तो उसके साथ पहली क्वांटिटी में इंक्रीज हो। और दूसरी बात, जो इंक्रीज और डिक्रीज के रेशो हैं ये आपस में इन्वर्स होंगे। और तीसरी बात, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के प्रोडक्ट होंगे वो कांस्टेंट होंगे। तीनों बात समझ में आ गई। एक बार फिर से सोचते हैं हम, पहली चीज़ इंक्रीज़ होगी, दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होगी, तब दोनों क्वांटिटीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी और ऐसे में जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। और ऐसे में पहली क्वांटिटी का जो इंक्रीज़ का रेशो है वो दूसरी क्वांटिटी के डिक्रीज़ के रेशो के इन्वर्स होगा। ओके, लेट अस कंपेयर नाउ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन एट दिस स्टेज। दोनों प्रोपोर्शंस को एक बार एक साथ देखते हैं और कंपेयर करते हैं। वी हैव हियर द कंपैरिजन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, two quantities x and y in direct proportion increase or decrease together। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। एक साथ इंक्रीज होती हैं या एक साथ डिक्रीज होती हैं, कब? जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो। Two quantities x and y in direct proportion increase or decrease together in the same ratio। एक ही रेशो में बढ़ती हैं या एक ही रेशो में डिक्रीज होती हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज वी हैव पेट्रोल, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन लीटर्स and then we have the distance traveled in kilometers। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा पेट्रोल होगा कार में उतना ही डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी। मान लेते हैं कि 4 लीटर पेट्रोल से 60 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है। तब ऐसे में अगर हम पेट्रोल की क्वांटिटी डबल कर दें, 8 कर दें, तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा डबल ऑफ 60, इट विल बी 120। तो आप क्या देखेंगे, जैसे ही यहाँ पर ये डबल हो रहा है 2 टाइम्स, ये डिस्टेंस भी डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो रेशो सेम है, सेम रेशो में इंक्रीज हो रहा है दोनों क्वांटिटीज़ का एक साथ, या अगर डिक्रीज का केस है तो सेम रेशो में ही डिक्रीज होगा। ऐसे ही अगर आप आगे चलें, इफ़ वी टेक इट एज से 12 लीटर्स देन इट विल बी 180 किलोमीटर्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो जैसे ही ये 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ, ये भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन से यहाँ लिंक कर रहे हैं हम। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है और दोनों ही इंक्रीज का जो रेशो है वो सेम होता है इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट इन केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, if two quantities x and y are inversely proportional, then the ratio by which x increases is inverse of the ratio by which y decreases and vice versa। जिस रेशो में x इंक्रीज हो रहा है उसके इन्वर्स रेशो में y डिक्रीज होता है। एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसी समय दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है और दोनों के रेशो, इंक्रीज और डिक्रीज के रेशो आपस में इन्वर्स होते हैं। और ये अभी हम इन दोनों एग्जाम्पल्स में अच्छी तरह से देख चुके हैं। ये ट्वाइस बढ़ रहा है तो ये हाफ हो रहा है। You have seen in these examples। I hope it's clear। Next, if we go to the mathematical representation, what we see, if y1, y2 are values of y corresponding to x1, x2 values of x, then
here we see in case of direct proportion these ratios are equal, the ratio of the corresponding values of the two quantities x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. ये important है क्योंकि इसी को यूज़ करके हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अब हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में इन वैल्यूज़ में क्या कनेक्शन है? वी सी दैट द प्रोडक्ट इज़ कांस्टेंट. ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है x1 y1 इक्वल टू x2 y2. तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप स्टार बना लीजिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. क्या कहा जा रहा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में तो हम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, दोनों क्वांटिटीज़ की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं उनका रेशो लेते हैं और उनको इक्वेट करते हैं. लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में हम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेंगे, अलग अलग सिचुएशन में जो वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट लेंगे दोनों क्वांटिटीज़ का और उनको इक्वेट करेंगे और इसी की मदद से हम आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. Also from here we see if we take the ratio of the same quantity different values then we see x1 upon x2 is equal to y1 upon y2. अगर आप एक ही क्वांटिटी की अलग अलग वैल्यूज़ के रेशो की टर्म्स में बात करें तो यहाँ से x2 डिनोमिनेटर में आ गया और y1 न्यूमरेटर में चला गया, क्रॉस में ये आपस में हो गए, तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2. यहाँ पर सेम क्वांटिटी है x, उसकी अलग अलग वैल्यूज़ का रेशो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y उनका रेशो. लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1. ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर तो है y1 अपॉन y2 और यहाँ है y2 अपॉन y1. दिस इज द डिफरेंस. एंड अगेन symbolically we say that in case of direct proportion x is proportional to y. ये सिंबल जो है इसको आप रीड कीजिए, इज प्रोपोर्शनल. सो x is proportional to y. We read it in this way, x is proportional to y, and in case of inverse proportion we write it in symbolic form, x is proportional to 1 upon y, or we can say x is inversely proportional to y. यहाँ पर एक वैल्यू ले रहे हैं और दूसरा उसका इन्वर्स है. In this way we represent the two proportions symbolically. Now we are ready to do some examples here from the book, and we have here example 7. 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same type are used? Now here we have some real life situations where we see these proportions getting applied. और यहाँ भी हम एक proportion applied होता देख रहे हैं. देखिए क्या है, दिया गया है कि 6 pipes जो हैं 1 hour 20 minutes में एक टैंक को फिल कर रहे हैं. ये एक टैंक है और आप देख सकते हैं there are 6 pipes, 1 2 3 then 4 5 and 6. 6 पाइप्स यहाँ पर टैंक को भर रहे हैं और भरने में तब टाइम लग रहा है 1 hour 20 minutes. ओके, एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ only 5 pipes of the same type are used. अब अगर 6 पाइप्स की जगह सिर्फ 5 पाइप्स ही यूज़ किए जाएं, देखिए 1 2 3 4 और 5, तब ये टैंक कितने समय में भरेगा? अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जितने ज़्यादा टैंक होंगे उतने ही कम समय में टैंक भरेगा और जितने ज़्यादा पाइप होंगे उतने ही कम समय में टैंक भरेगा, या कह लीजिए जितने कम पाइप होंगे उतना ही समय ज़्यादा लगेगा टैंक को भरने में. तो यहाँ दो क्वांटिटीज़ क्या हो रही हैं? एक क्वांटिटी तो हो गई नंबर ऑफ पाइप्स और दूसरी क्वांटिटी हो गई टाइम टेकन टू फिल द टैंक. अब दोनों क्वांटिटीज़ में अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी. अगर नंबर ऑफ़ पाइप्स इंक्रीज़ होंगे तो टाइम कम लगेगा भरने में, और अगर एक क्वांटिटी कम होती है, नंबर ऑफ़ पाइप्स कम होते हैं, तो टाइम बढ़ जाएगा टैंक को फिल होने में. सो दिस इज़ अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. And now here what we have been asked, how long will it take if only 5 pipes of the same type are used? तो जो पूछा है unknown उसको हम एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं. हम मान लेते हैं कि x मिनट्स में टैंक पूरा भरेगा if only 5 pipes are used. We take the next page and write here, let the desired time to fill the tank be x minutes. हम मान रहे हैं x मिनट्स में टैंक भर रहा है. अब जो भी इंफॉर्मेशन है उससे टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, एक टेबल बना के. वी हैव द फॉलोइंग टेबल.
we draw the table. For this, we draw the table here, and also we have one partition in between, and now we write the two quantities. First is the number of pipes, and the other is the time taken to fill the tank. It's the tank? Yes, the tank. And we will be taking the time in minutes. Okay? Now, it's given that when the number of pipes is 6, time taken is 1 hour 20 minutes. So, when the number of pipes is 6, the time is 1 hour 20 minutes. लेकिन हम पूरा टाइम ही मिनट्स में लेंगे, तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो ये हो गए 60 + 20 80 मिनट्स. वी राइट हियर 80 मिनट्स. ओके, नाउ इफ द नंबर ऑफ पाइप्स इज 5, वी टेक द नंबर ऑफ पाइप्स एज 5. तब हम मान रहे हैं कि x मिनट्स में ये टैंक भर रहा है. तो ये हो गई सिचुएशन. व्हाट वी सी हियर, एज द नंबर ऑफ पाइप्स इज 5, द टाइम टेकन इज x मिनट्स. अब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में इन्वर्स प्रोपोर्शन वाली रिलेशनशिप है. वी राइट हियर, lesser the number of pipes, more will be the time required by it to fill the tank. जब number of pipes less होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में. एंड सो दिस इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन. और जब इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस हो तो दोनों क्वांटिटीज़ की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा. दिस इम्प्लाइज x1 y1 दिस इज इक्वल टू x2 y2. We know this, and here in this case 6 into 80, 6 into 80, this will be equal to 5 into x, 5 into x. Getting it? Now we need to find x. 6 into 80 upon 5, this is equal to x. We can cancel by 5, it will go 16 times. Again this will give us x equal to 16 6 are 96 minutes. And now we need to convert it into hours. 96 minutes हम usual language में नहीं बोलते हैं. For this now we will divide 96 by 60. It will go one time 60 and the remainder will be 36. So we get it equal to 1 hour 36 minutes. And so we can say the answer in words, hence 5 pipes would fill the tank in 1 hour 36 minutes. तो अब आप देखिए, जैसे ही नंबर ऑफ पाइप्स कम हुए टाइम ज़्यादा हो गया टैंक को फिल करने का. पहले जहाँ टाइम लग रहा था 1 hour 20 मिनट्स, अब आंसर हो गया 1 hour 36 मिनट्स. तो एक नंबर जो है पाइप का कम हो गया और ऐसे में टाइम इंक्रीज़ हो गया. और यहाँ हमने कैसे सॉल्व किया, पहले अननोन को वेरिएबल से डिनोट किया, सारी इन्फॉर्मेशन को टेबल में लिखा और यहाँ एनालाइज करना है आपको हर बार कि जो सिचुएशन दी गई है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की केस की है या इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है. एवरी टाइम यू नीड टू एनालाइज. वंस यू हैव अंडरस्टूड बोथ द प्रोपोर्शंस, नाउ यू विल हैव टू थिंक इन बोथ वेज कि कौन सा प्रोपोर्शन यहाँ अप्लाई हो रहा है. और जैसे ही हमने डिसाइड किया कि यहाँ केस है इन्वर्स प्रोपोर्शन का, तो ऐसे में जो इन्वर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन है, दोनों क्वांटिटीज़ की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ये इक्वल होता है. इसको यूज़ करते हुए आपको जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं उनके प्रोडक्ट इक्वेट करने हैं और अननोन वैल्यू आपको मिल जाएगी. इन दिस वे वी हैव डन दिस क्वेश्चन. आई होप इट्स वेरी मच क्लियर. द एग्जाम्पल इज क्लियर. नेक्स्ट वी टेक हियर एग्जाम्पल 8. There are 100 students in a hostel. Food provision for them is for 20 days. 20 days के लिए food available है hostel में जहाँ number of students हैं 100. How long will these provisions last if 25 more students join the group? अब अगर 25 students और आ गए तब यही food कितने दिन last करेगा? This is the question. Now it's obvious.
that as the food is going to last for 20 days for 100 students, 100 स्टूडेंट्स हैं तो 20 डेज़ फूड लास्ट करेगा. ऐसे में जब 25 स्टूडेंट्स और आ जाएंगे तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, तो वही सेम फूड अब 20 डेज़ लास्ट ना हो करके कम डेज़ लास्ट करेगा, कम दिन ही चल पाएगा. वही फूड जो पहले 20 डेज़ चल पा रहा था 100 स्टूडेंट्स के केस में, अब जब स्टूडेंट्स हो जाएंगे 125 तो वही फूड अब कम दिन चल पाएगा. दिस इज़ क्लियर. And so here the two quantities, one is the number of students and the other is the number of days the food will last. These two quantities are inversely proportional. जैसे ही एक quantity बढ़ रही है दूसरी quantity decrease हो रही है, और यहाँ ये case है inverse proportion का. Now we begin the solution here. We first take the unknown value as say x. We assume let the provisions last for x days if 25 more students join the hostel or the group. हम ये मान रहे हैं कि जो फूड है x डेज चलेगा, मान लीजिए अगर 25 स्टूडेंट्स और आ गए. गेटिंग इट? ऐसे में we will now be presenting the information first by a table. पहले जो भी information है उसे tabular form में represent करते हैं. Then we have the following table. We draw the table first. In this way we give all the information here. First quantity, it is number of students. And the other quantity is number of days. This is the short form of number. I hope you are very well aware of it. Number of students, number of days. अब number of students जब आपके 100 हैं, then the food would last 20 days or the provisions would last 20 days. And now if 25 students are more that are getting joined, then the number of students will be 100 plus 25. इक्वल टू 125. अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए आपके 125, और अब जो प्रोविजंस या कह लीजिए फूड लास्ट होगा वो हमने मान लिया x डेज. नाउ हियर वी विल mention that this is a case of inverse proportion. We write here that obviously more the number of students, lesser would be the number of days the provisions would last. जितने ज़्यादा students होंगे, more the number of students, lesser would be the number of days. वो days कम होंगे जब food last करेगा या कह लीजिए provisions would last. Therefore this is a case of inverse proportion. और एक बार हमने जब ये देख लिया कि ये inverse proportion का केस है, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे वो कंडीशन जहाँ ये जो क्वांटिटीज़ हमने देखी, ये दो क्वांटिटीज़, इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के प्रोडक्ट कांस्टेंट होंगे, और ऐसे में हम यहाँ 100 into 20 इक्वेट करेंगे टू 125 into x. वी राइट हियर दिस इम्प्लाइज 100 into 20, ये हो गया करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट. दिस विल बी इक्वल टू 125 into x. देख लीजिए 100 into 20, 125 into x. From here we find x, 100 into 20 upon 125. This is equal to x. We can cancel by 25. 25 5s are 125, 25 4s are 100. Then we can cancel 5 4s are 20. X is equal to 16. And now we can say the provisions would last for 16 days if 25 more students join the group or hostel. Both ways. Now this is the final answer. I hope the question is clear. Pattern देख लीजिए कैसे करना है. Unknown value जो है उसे आप
सिंबल से डिनोट कर लीजिए, वेरिएबल x से डिनोट कर लीजिए या कोई भी वेरिएबल ले लीजिए और फिर सारी इन्फॉर्मेशन को आप इस तरह से टेबल में रिप्रेजेंट कीजिए। इससे आप ही को आसानी होगी ये देखने में कि दो क्वांटिटीज़ क्या हैं, फिर उनमें रिलेशनशिप क्या है और उनकी अलग अलग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या हैं। फिर आप यहाँ पर एग्जामिन कीजिए कि ये केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का या इन्वर्स प्रोपोर्शन का, ये आप एग्जामिन कीजिए। और हमने देखा कि यहाँ ये केस है इन्वर्स प्रोपोर्शन का, और ऐसे में जब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के जो प्रोडक्ट हैं वो इक्वल होंगे। यहाँ से हमें अननोन वैल्यू मिल गई। ओके, विद दिस नाउ वी टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 9. If 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? अब आप देखिए 15 वर्कर्स हैं जो एक वॉल को, एक दीवार को बना रहे हैं 48 आवर्स में, और अब हम चाहते हैं कि ये काम जल्दी हो जाए। 48 आवर्स की बजाय 30 आवर्स में ही ये दीवार बन के तैयार हो जाए, ये वॉल पूरी बन जाए। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स। अगर हम काम कम समय में पूरा करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करना होगा। एक क्वांटिटी कम करनी है, डिक्रीज करनी है, तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। एंड सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। यस, फर्स्ट वी डिनोट द अननोन वैल्यू बाय सम वेरिएबल। वी सी हियर how many workers will be required to do the same work in 30 hours. So we write the solution. Let the required number of workers be x. हमने मान लिया कि x वर्कर्स हैं वो नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम को 30 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। Then here we will write all the information in one table. Then we make some space first and then we will form one table. In this way, here we have one partition and now we will write both the quantities. पहली quantity क्या हो गई? Number of workers. Number of workers. Then what will be the second quantity? Number of hours. कितने hours में काम पूरा हो रहा है, वॉल पूरी बनकर तैयार हो रही है. So the second quantity is number of hours. Now when the number of workers is 15, तो कितने hours में काम पूरा हो रहा है? 48 hours में. और अब हम चाहते हैं 30 आवर्स में काम पूरा हो, तो कितने वर्कर्स लेंगे हम? हमने इसको मान लिया है x. अब ये ऑब्वियस है कि ये केस है इन्वर्स प्रोपोर्शन का। टेबल बनाने के बाद आप एग्जामिन कीजिए कि ये केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, और ऐसे में आप देखेंगे ये केस है इन्वर्स प्रोपोर्शन का। एंड सो हियर वी विल राइट obviously more the number of workers, lesser the number of hours taken to build the wall. जितने number of workers ज़्यादा होंगे, less time लगेगा उतना ही to build the wall. And so this is a case of inverse proportion. And since it is a case of inverse proportion, this implies that the product of the corresponding values of the two quantities, it will be equal every time. And here we see 15 into 48. This will be equal to x into 30. x into 30. ये प्रोडक्ट दोनों इक्वल होंगे। याद रखिएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में हम रेशोज इक्वेट करते थे और इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में हम प्रोडक्ट्स इक्वेट कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के जो दोनों क्वांटिटीज़ के हैं। यहाँ पर अब x कैसे मिलेगा? 15 into 48 upon 30. This will be equal to x. Now here we can divide by 15. 15 one times, 15 twos are 30. Then we can divide 2 ones are and 24. So x is equal to 24. So now the number of workers should be 24. 24 workers अगर काम करेंगे तो काम 30 hours में पूरा हो जाएगा। 30 hours में पूरी wall बनकर तैयार हो जाएगी। So here we write the answer in words also. Hence the required number of workers is 24.
Okay, with this we complete the topic of inverse proportion. I hope the concept is clear, all these examples are clear, and now you can cite many other examples of direct proportion also and inverse proportion also. With this we complete today's segment. Soon we will meet again with exercise 13.2. Till then you can try those questions once on your own. Bye for now.